एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो रिच। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। सो एनी डिसऑर्डर विच क्रिएट चेंज इन द जीन एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऐसे डिसऑर्डर्स जो हमारे जीन लेवल में हुआ हो और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो सके। सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर किस लिए कहा गया है, क्योंकि ये जितने भी डिसऑर्डर्स इसके अंडर लिखे गए हैं ये सारे मेंडल्स के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। मेंडल ने जैसे कंसेप्ट दिया था डोमिनेंट और रिसेसिव का, वो हम आगे देखते हैं। उसी हिसाब से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। यहाँ जो डायग्राम दिया है दिस इज ह्यूमन कैरियोटाइप। कैरियोटाइप मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों ये जो 1 से लेके 22 और ये XX और XY जो आप देख रहे हैं ये रियल इमेज है क्रोमोसोम का। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम के पेयर होते हैं? वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो क्या होता है 1 से लेके द फर्स्ट 1 क्रोमोसोम से लेके 22 क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? ऑटोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। एंड जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर दैट इज XY इन द केस ऑफ मेल एंड XX इन द केस ऑफ फीमेल इज द 23rd पेयर एंड इट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर के नीचे क्या लिखा है? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एंड दूसरा क्या लिखा है? ऑटोजोमल डिसऑर्डर। आपको इस चीज से कुछ समझ में आ रहा है? सो जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है दीज डिसऑर्डर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आया? जो XX है और XY है दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम। सो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया एंड द कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट on the sex chromosome, ठीक है। and the autosomal disorders such as sickle cell anemia, phenylketonuria and albinism these all are present on the autosome that is in from chromosome 1 to 22। ये कोई भी एक क्रोमोसोम पेयर पे ये डिजीज प्रेजेंट होगा। हम आगे देखेंगे कि कौन सा डिजीज किस क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। Next concept is dominant and recessive. We have seen that Mendelian disorders are of two types. The first one is sex-linked disorders and the second one is the autosomal disorder. So this both disorder are further divided into dominant and recessive. Like that autosomal is also of two types, dominant and recessive. So what do we understand with this term dominant and recessive linked with disorder here? Okay, let's see. Suppose यहाँ पे 3 पर्सन है, ठीक है। पर्सन A, पर्सन B और पर्सन C, ठीक है। जो पर्सन A है उसका जो दोनों ही क्रोमोसोम है दोनों ही नॉर्मल है। क्या है? दोनों क्रोमोसोम नॉर्मल है, ठीक है। जो पर्सन बी है उसका दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टिव है। दोनों क्रोमोसोम क्या है? डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव और डैमेज्ड, ठीक है। और जो पर्सन सी है उसका दोनों क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम तो उसका नॉर्मल है और जो दूसरा क्रोमोसोम है दैट वन इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो क्या होगा फर्स्ट के केस में? देखो पर्सन ए जो है अगर दोनों क्रोमोसोम इसके नॉर्मल हैं तो नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल प्रोटीन बनेगा और नॉर्मल फंक्शन करेगा। तो जो पर्सन ए है वो हेल्दी होगा, ठीक है। और जो पर्सन बी है उसके दोनों ही क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा और क्या होगा? ये डिजीज्ड हो जाएगा, डिजीज्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। और जो पर्सन सी में क्या है? एक क्रोमोसोम तो नॉर्मल है और एक और डिफेक्टिव है। तो बच्चों इस केस में क्या होगा? पर्सन सी हेल्दी होगा या डिजीज होगा? तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे कंसेप्ट आता है डोमिनेंट और रिसेसिव का।
और ये किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो नॉर्मल है ये डोमिनेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो डिफेक्टिव है क्रोमोसोम इट इज रिसेसिव। तो हमें क्या पढ़ा था हमने मेंडल में, जब हम लोग प्लांट हाइट का केस ले रहे थे, हमने पढ़ा था कि जो डॉर्फ कैरेक्टर है वो कब एक्सप्रेस हो रहा था? जब उसको दोनों ही स्मॉल टी दोनों ही रिसेसिव एलील मिल रहे थे। बट हमारा टॉल हाइट कब शो कर रहा था? अगर उसको एक भी डोमिनेंट एलील मिल जाए तो वो क्या कर रहा था? अपना टॉल फिनोटाइप शो कर रहा था। सेम केस हम लोग डिसऑर्डर्स के केस में भी देखते हैं। क्या, कैसे? अगर यहाँ पे रिसेसिव है तो रिसेसिव को दोनों ही एलील अपने डिफेक्टिव चाहिए, जैसे कि पर्सन बी में हो रहा है। यहाँ पे पर्सन बी में दोनों ही एलील जो है डिफेक्टिव है, तब जाके पर्सन बी जो है डिजीज्ड हो रहा है। तो ये किसका केस होगा? ये रिसेसिव का केस होगा। वैसे ही डोमिनेंट कब होगा? जब एक भी अगर क्रोमोसोम डिफेक्टिव है और तब भी वो उस डिसऑर्डर को शो कर रहा है, तब भी वो पर्सन डिसऑर्डर को शो कर रहा है एक क्रोमोसोम के डिफेक्टिव होने पर, तब हम उसको डोमिनेंट बोल सकते हैं। अब समझ में आया डोमिनेंट और रिसेसिव का डिसऑर्डर के केस में? चलिए आगे देखते हैं। सो द फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रॉयल्स डिजीज और ब्लीडर्स डिजीज। इसको रॉयल्स डिजीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार क्वीन विक्टोरिया को हुआ था, देन उनके फैमिली में इनहेरिट भी हुआ था। और ब्लीडर्स डिजीज इसीलिए क्योंकि हीमोफिलिक पर्सन में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, जिसके वजह से उनका ब्लीडिंग रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो चलिए देखते हैं क्या है। इट इज़ ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। चलिए हम देखते हैं कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है हीमोफीलिया का वो कैसे होता है। आप सभी को पता है XX क्रोमोसोम इज नॉर्मल फीमेल एंड XY क्रोमोसोम इज नॉर्मल मेल। हीमोफिलिक के केस में क्या होगा? सपोज ये XH है, H फॉर हीमोफीलिया। अगर दोनों ही X क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, सो इट विल बी डिजीज्ड फीमेल। और अगर XHY है तो क्या होगा? इट विल बी डिजीज्ड मेल। ओके, चलिए सपोज ये कंडीशन है XHX, तो इस केस पे क्या होगा? दो X क्रोमोसोम है तो ये फीमेल तो होगी, बट ये क्या होगी? कैरियर होगी, क्योंकि जो हीमोफीलिया है इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना, इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर। सो दिस फीमेल विल बी कैरियर एंड वी कैन से नॉर्मल होगी और कैरियर होगी। ठीक है। और एक और बात, जब मेल का केस होता है XY, मेल में एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए मेल जो है वो कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि मेल के पास एक ही X क्रोमोसोम है। अगर या तो मेल नॉर्मली होगा या तो वो डिजीज्ड होगा, बट वो इंटरमीडिएट दैट इज कैरियर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? सपोज दो केस देखते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज ये ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट में भी हम लोग ले लेते हैं ग्रैंड फादर हैं। ठीक है, ग्रैंड फादर से जो डिजीज मदर के थ्रू सन में इनहेरिट हो जाए। ठीक है, सन भी डिजीज हो जाए। ठीक है, और ग्रैंडफादर तो डिजीज था ही। सो ऐसा डिसऑर्डर जो ग्रैंडफादर के थ्रू, मदर कैसी है? मदर नॉर्मल है, ग्रैंडफादर से सन को हो जाए मदर के थ्रू, इसको बोलेंगे हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है ये केवल और केवल एक्स लिंक्ड डिजीज में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरे में क्या होगा? जो ग्रैंड मदर है उससे डिजीज फादर के थ्रू, फादर क्या होगा? नॉर्मल होगा, फादर के थ्रू
डॉटर में आ जाए, डॉटर भी कैसी होगी, डिजीज होगी, है ना। तो जो डिजीज है ग्रैंड मदर से फादर के थ्रू डॉटर में आए, इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो ये एक्स लिंक्ड के केस में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को हमें मिलता है। और चलिए अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एक क्रॉस देखते हैं। सपोज ये ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर नॉर्मल है, क्रॉस विथ ग्रैंडफादर अगर हमने करवा दिया। ग्रैंडफादर यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर हीमोफिलिक है, ठीक है, हीमोफिलिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा है कैसे क्रॉस होगा। पहला बनेगा एक्स एक्स एच, दूसरा बनेगा एक्स वाई, तीसरा बनेगा एक्स एक्स एच एंड द फोर्थ वन विल बी एक्स वाई। ये सबके फिनोटाइप कैसे होंगे, ये क्या होगी, ये फीमेल होगी, बट देखिए यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम में एच है, तो ये क्या होगी, कैरियर फीमेल होगी, ठीक है। ये नॉर्मल मेल होगा, ये क्या होगा, ये भी कैरियर फीमेल होगी, ठीक है, और ये नॉर्मल मेल होगा, ठीक है। क्या आया, सपोज अभी हम लोग ये कैरियर फीमेल को लेते हैं, कैरियर फीमेल को एक्स एक्स एच, ठीक है, कैरियर फीमेल बोलो या फिर मदर बोलो, ठीक है, मदर को लेते हैं, क्रॉस करवाते हैं फादर के साथ जो कि नॉर्मल है, ठीक है। तो इस क्रॉस में क्या आएगा, एक्स 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 वाई, थर्ड वन विल बी एक्स एक्स एच, फोर्थ वन विल बी एक्स एच वाई। इनके फिनोटाइप कैसे होगा, ये क्या होगी, नॉर्मल फीमेल होगी, ये क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा, ये क्या होगी, कैरियर होगी, है ना, कैरियर फीमेल होगी, और ये क्या होगा, डिजीज्ड होगा, डिजीज्ड होगा, क्यों, क्योंकि इसके एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसमें हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, डिजीज्ड मेल होगा, है ना। तो देखिए ये जो हीमोफिलिक ग्रैंडफादर था, इसके थ्रू इसका जो हीमोफिलिक डिजीज है, ये मदर के थ्रू, जो कैरियर है नॉर्मल है, कैरियर मदर के थ्रू सन में चला गया, हुआ ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यही था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है। होप आप सभी को समझ में आया। तो चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, डिलेइंग ऑफ द क्लॉटिंग टाइम ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा है हीमोफिलिक पर्सन कैसा होता है, हीमोफिलिक पर्सन को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं ना, क्यों, बिकॉज दे लैक क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ह्यूमन में देर आर 1 to 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अभी हीमोफीलिया इज ऑफ टू टाइप्स, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए इज बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ फैक्टर 8 एंड हीमोफीलिया बी इज बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 9, ठीक है। एंड हीमोफीलिया ए जो है इट इज मोर सीवियर देन द हीमोफीलिया बी, ओके। हीमोफीलिया बी इज ऑल्सो known as Christmas disease, and this hemophilia B is only in the family of Queen Victoria, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया को और उनके फैमिली मेंबर्स को हीमोफीलिया बी ही हुआ था। देखिए मैंने यहाँ पे एक हीमोफिलिक पेशेंट को रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लीडिंग जैसे थोड़ा थोड़ा है ना, दिख रहा है, यहाँ पे भी ब्रूजिंग्स इसको बोलते हैं। देखिए हीमोफीलिया में ये जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे डैमेज हो गया, सपोज एक ब्लड वेसल डैमेज हो गया है ना, यहाँ पे डैमेज हो गया, तो नॉर्मल केस में क्या होगा, हमारे जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जितने भी हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सारे इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। बट हीमोफीलिया के पेशेंट्स में क्या होता है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो जाता है ना, ब्लीडिंग होता है कंटिन्यूस, क्योंकि वहाँ पे दे लैक क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाया, ये जो नेट लाइक फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है नॉर्मल के केस में, वो यहाँ पे नहीं हो पाया है। और हीमोफीलिया के सिम्टम्स कैसे होंगे, देखिए नोज ब्लीड हो सकता है, देन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ये तो मेन उसका सिम्टम है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का, कहीं पे भी अगर कट हो गया या इंजुरी हो गया बट वो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रहा है विदाउट क्लॉटिंग, है ना। नॉर्मल इंजरी के केस में हमें क्या होता है, कुछ समथिंग 5 to 10 मिनट्स के अंदर हमें दिखता है कि वो ब्लड क्लॉट होने लगा है, बट हीमोफिलिक पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। देन ब्लीडिंग गम्स वगैरह होते हैं, माउथ, सारे कुछ सिम्टम्स थे।
The second Mendelian disorder is the color blindness. Color blindness is also called as daltonism. ये किसकी फोटो है? He is जॉन डाल्टन. आपने जॉन डाल्टन का नाम केमिस्ट्री में भी सुना होगा. He has given atomic theory and he also researched on color blindness because he himself is a person having color blindness. ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस भी कैसा है? हीमोफीलिया की तरह इट इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना. इट मीन्स कि जो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड इट इज रिसेसिव डिसऑर्डर है ना. मीन्स जब तक दोनों ही एलील कलर ब्लाइंडनेस का जीन कैरी नहीं कर देते तब तक एक पर्सन कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता है ना. रिसेसिव डिसऑर्डर है. देन सेकेंड, इट ऑल्सो शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जितने भी एक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं वो सारे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं. मतलब कि क्या ग्रैंड पेरेंट से मदर और फादर के थ्रू ग्रैंड सन और डॉटर में. ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस: प्रोटैनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया एंड ट्रेटेनोपिया. प्रोटैनोपिया मीन्स फॉर रेड कलर. वो जो पर्सन होगा रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होगा. ड्यूटेरोनोपिया में क्या होगा? फॉर ग्रीन कलर. जो पर्सन होगा वो ग्रीन कलर के लिए कलर ब्लाइंड होगा. और ट्रेटेनोपिया में द पर्सन विल हैव कलर ब्लाइंड फॉर ब्लू कलर. ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट से कलर ब्लाइंड लोगों का टेस्ट किया जाता है. ठीक है. दिस चार्ट इज नोन एज इशिहारा चार्ट. यहाँ पे ना नंबर्स लिखे होते हैं. अगर व्यूअर्स आप में से कोई कलर ब्लाइंड है देन यू कांट बी एबल टू सी दिस नंबर्स. यहाँ पे देखिए 7 लिखा है ग्रीन में है ना. यहाँ पे क्या लिखा है? 13 लिखा है. यहाँ पे क्या 16 लिखा है. तो ऐसे जो है कलर ब्लाइंड का टेस्ट के लिए ये चार्ट होता है. ठीक है. द नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज द सिकल सेल अनेमिया. ठीक है, इसको हम लोग SCA भी बोलते हैं. इट इज ए ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. तो क्या है? सिकल सेल अनेमिया जो है एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है. मतलब कि वो कौन से क्रोमोसोम पे होगा? 1 से लेके 22 में से कोई भी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकता है ना. तो नेक्स्ट में देखिए पता चल जाएगा. द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया इज प्रेजेंट ऑन द 11th क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम नंबर 11th था, जो मैंने कैरियोटाइपिंग आपको पहले दिखाया, उसके 11th क्रोमोसोम पे सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द 11th क्रोमोसोम. ठीक है. यहाँ चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन ऑन द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. सपोज हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 हमारे अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होता है. ठीक है. ऐसे प्रोटीन है ना, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है. क्या? क्वाटरनरी प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन. ठीक है. दैट कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या होता है? ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसमें अमीनो एसिड बने होते हैं ना, अमीनो एसिड से बना होता है. तो इसका जो 1 2 3 4 5 6 ये जो अमीनो एसिड होगा दैट इज, ये क्या है? यहाँ पे ग्लूटामिक है, ग्लूटामिक एसिड है. ग्लूटामिक एसिड कब है? नॉर्मल पर्सन में. बट जो सिकल सेल एनीमिया पर्सन होते हैं उनके केस में क्या होता है? ये जो 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो चेंज हो जाता है वेलिन के लिए. ठीक है. तो ग्लूटामिक एसिड को कौन सा कोडॉन कोड करता है? इट इज GAG. तो GAG इज कन्वर्टेड इनटू GUG. तो GUG कोड फॉर वेलिन. ठीक है. सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स में क्या हो जाता है? 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो है इट इज कन्वर्टेड टू वेलिन. ठीक है. देखिए ये हेल्दी पर्सन है. हेल्दी पर्सन में जो RBC है, RBC का जो शेप है वो कैसा है? बाई कॉन्केव शेप का है. ठीक है. बट जो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट है उसमें RBC का शेप कैसे हो गया? सिकल शेप का हो गया. ठीक है. सिकल शेप का हो गया. देखिए बाई कॉन्केव शेप के होने की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स में जो RBC फ्लो कर रहे हैं इट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग विदाउट एनी ब्लॉकेज है ना. कोई ब्लॉकेज यहाँ पे नहीं हो रहा है. बट यहाँ पे देखिए क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेट हो गया है एक जगह पे. सिकल RBC क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया, जिसके वजह से क्या हो रहा है? ब्लॉकेज हो रहा है ना.
ब्लॉकेज क्रिएट हो जा रहा है यहाँ पे। तो जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो ब्लड वेसल्स होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है कभी कभार। एंड जो क्या होता है, सिकल सेल का जो आरबीसी होता है ना, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है, ठीक है, लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, लेस। और ये जो नॉर्मल है यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज इन द राइट अमाउंट, ठीक है। So the next Mendelian disorder is the phenylketonuria. It is also called as PKU. It is a autosomal recessive disorder. Autosomal means it is present in the autosome and it is a recessive disorder. इसमें क्या क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है that is phenylalanine. ये ना कन्वर्ट होता है किसमें, टायरोसिन में। ये मैं किसका बात बता रही हूँ, नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है, फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट में। बट डिजीज जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है उन पेशेंट्स में क्या होता है, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है दैट इज डिसफंक्शन, वो फंक्शन नहीं करता है। तो उन पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो फिनाइल एलानिन का अमाउंट है वो इंक्रीज होने लगता है। और फिनाइल एलानिन जो है इट इज टॉक्सिक। तो उनका ये फिनाइल एलानिन जो है उनके ब्लड में, टिश्यूज़ में, वेन में, सब में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डेवलपमेंट में भी इंटरफेरेंस होता है, उनके मसल्स में भी इंटरफेरेंस होता है। ऐसे पेशेंट्स को चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, फिनाइल कीटोनुरिया में जो एंजाइम है दैट इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, this enzyme is dysfunctional, ठीक है। The next Mendelian disorder is the alkaptonuria. Alkaptonuria is also an autosomal recessive disorder, ठीक है। ऑटोजोमल मतलब कि ये भी ऑटोजोम क्रोमोजोम में प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, इस जो एल्केप्टोन होता है, एल्केप्टोन और वी कैन से होमोजेंटेसिक एसिड, होमोजेंटेसिक एसिड नॉर्मल पर्सन होता है उसमें वो मेलिल एसेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द एंजाइम होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। बट जो एल्केप्टोन्यूरिया पेशेंट्स होते हैं उनमें ये एंजाइम जो है दैट इज होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज इट इज एब्सेंट और इट इज डिसफंक्शनल, जिसके वजह से उनका क्या होता है, होमोजेंटेसिक एसिड का उनके बॉडी में एक्यूमुलेशन होने लगता है। सो इसका ही देखिए यहाँ पे मैंने फोटो रखा है एक, यहाँ पे क्या होता है, आई का जो स्क्लेरा पार्ट है उसमें देखिए डार्क स्पॉट्स होने लगते हैं ऐसे, एंड इनर ईयर में भी आप देख सकते हैं ऐसे डार्क स्पॉट्स होने लगते हैं, ठीक है। और जो एल्केप्टोन्यूरिक पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स के यूरिन में वो एक्सक्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ होमोजेंटेसिक एसिड, जिसके वजह से क्या होता है, उनका यूरिन जो है जब सनलाइट का एक्सपोजर जब उनको मिलता है द यूरिन टर्न्स इनटू ब्लैक कलर, ठीक है। अब अगला मेंडेलियन डिसऑर्डर देखते हैं। अगला जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इट इज एल्बिनिज्म, इट इज ऑल्सो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए इनके पेशेंट्स में क्या होता है, एल्बिनिज्म होता है। आपने पहले एल्बिनिज्म के बारे में सुना होगा, बिल्कुल कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है ना, हेयर्स ऑल्सो वाइट, देयर आईब्रोज ऑल्सो वाइट, है ना। तो नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है, जो टायरोसिन अमीनो एसिड है इट कन्वर्ट्स इनटू मेलानिन with the help of the enzyme tyrosinase, क्या, टायरोसिनेज, ओके। बट जो एल्बिनिज्म पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो टायरोसिन एंजाइम है इट इज़ नॉट फंक्शनल सेम। तो इसमें क्या होता है, मेलानिन जो पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट वो फॉर्म नहीं होता है ना। मेलानिन क्या होता है, मेलानिन सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में पिगमेंटेशन का काम करता है। पिगमेंटेशन हमारे हेयर को कलर देना, हमारा आई बॉल का कलर देना, है ना। तो पिगमेंटेशन मेलानिन के वजह से होता है। बट एल्बिनिज्म में टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है, जिसके वजह से
टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, सो देयर इज नो मेलानिन इन द एल्बिनिज्म पर्सन, ठीक है। और एल्बिनिज्म है वो इक्वली फ्रीक्वेंसी में सभी पॉपुलेशन में होता है, चाहे वो अमेरिकन पॉपुलेशन हो, चाहे इंडियन हो या फिर अफ्रीकन हो। ऐसा नहीं है कि एल्बिनिज्म है तो सिर्फ वो अमेरिकन के पीपल को ही होगा, ऐसा नहीं है। इंडियन एंड अफ्रीकन ऑल्सो कैन गेट एल्बिनिज्म, ठीक है। इट इज बिकॉज इट इज नॉट एनवायरमेंट, ये यहाँ पे एनवायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे किसका है, यहाँ पे जेनेटिक इफेक्ट है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम, है ना। मेलानिन पिगमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है उन ऐसे पेशेंट्स में। So the next Mendelian disorder is the Huntington's disease. Huntington disease में क्या होता है? It is an autosomal dominant disorder, है ना। देखिए यहाँ पे एक हंटिंगटन का पेशेंट है, ये क्या है, ऐसे डिजीज जो है ना, इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं, जो भी हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सो डोमिनेंट है, यानी कि एक ही एलील डिफेक्टिव होना काफ़ी है ऐसे पेशेंट्स करने के लिए, और इसीलिए जो हंटिंगटन्स डिजीज़ है वो रेयर भी है, ठीक है। देखिए डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है, बट इट इज़ डोमिनेंट, एक डिफेक्टिव एलील काफ़ी है ये डिसऑर्डर करने के लिए, और इट इज़ रिलेटेड विथ विच क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 4, ठीक है, ये याद रखना हंटिंगटन के लिए। और हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोडॉन होता है, दैट इज CAG, ठीक है। ये जो कोडॉन है ना, इस केस में क्या होता है, CAG के रिपीट्स हो जाते हैं हमारे बॉडी में 30 to 40 रिपीट्स हो जाते हैं, मतलब कि CAG ऐसे 30 to 40 टाइम्स रिपीट हो जाते हैं, जिसके वजह से हंटिंगटन डिजीज हो जाता है, जो कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ना। द लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर वी विल डिस्कस इज द पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली से तो आपको सभी को पता होगा, ये है ना, द फेमस स्टार दैट इज ऋतिक रोशन, उसका अंगूठा देखिए यहाँ पे, है ना, आपने बहुत मूवीज में देखा होगा। ही इज़ ए पेशेंट ऑफ पॉलीडेक्टाइली, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। और पॉलीडेक्टाइली भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, देखिए प्री एक्सियल, अगर आपका थम 2 है ना, अगर थम का डुप्लीकेशन हुआ हो, सेंट्रल, अगर किसी सेंट्रली यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ हो, और या फिर पोस्ट एक्सियल, और उसको अल्नर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिडिल लिटिल फिंगर है उस साइड से डुप्लीकेशन देखने को मिला है, ठीक है। तो पॉलीडेक्टाइली भी आप लोगों को समझ में आ गया, ये भी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो होप आप सभी को जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किया वो आप सभी को समझ में आया, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू for watching this video. Hope you like it. Like and subscribe. Thank you.